साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़मा केम छो कैसा आहेज। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा मेंस राइट्स को लेके, जहां पर लड़की पर ना केवल लगी पेनल्टी अपितु उसे जाना पड़ा 1 महीने के लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट में। मामला क्या था, ऐसा क्यों हुआ, ये मैं खुल के डिस्कस करूँगा आज के अध्याय में। पर एक बात ध्यान रखना कि जो शातिर लड़कियाँ ये समझती हैं कि हम राज़ीनामा कर भी लेंगे, पैसा भी खा जाएंगे और लड़के को हैरेस भी करेंगे, उनके इन मंसूबे पे एक बेहतरीन स्ट्राइक किया है कोर्ट ने। तो साथियों मामला क्या है ये हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। पर उसको शुरुआत करने से पहले आप सबसे 2 रिक्वेस्ट है। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठें, फैक्ट्स को नोट डाउन करते हुए चलें, सर्कमस्टेंसेस को नोट डाउन करते हुए चलें, प्रीवियस लॉ पॉइंट थे उसको नोट डाउन करते हुए चलें, और कोर्ट ने इस फैसले में क्या ऑब्जर्वेशन दी है उसको नोट डाउन करते हुए चलें। अगर आपके भी फैक्ट वैसे हैं, सर्कमस्टेंसेस वैसे की वैसी हैं, तो डेफिनेटली इस साइटेशन का आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंत तक बनी रहिएगा। शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का। कंसर्न जो पिटिशनर है वो है अनुराग, और जो कंसर्न अपोजिट पार्टी है वो है छवि अग्रवाल। साथियों इस मामले में एक कंटेम्प्ट पिटिशन जो है फाइल करी थी हस्बैंड ने, जो कि एग्रीव्ड था बाय द विलफुल नॉन कंप्लायंस ऑफ रेस्पोंडेंट वाइफ्स द टर्म्स एंड कंडीशन दैट हैज़ बीन म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द पार्टीज अंडर द सेटलमेंट एग्रीमेंट। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपकी और आपकी पत्नी की लड़ाई हो रही होती है तो अंतोगत्वा आप लोग सेटलमेंट करते हो, और सेटलमेंट एग्रीमेंट को जो है 500 रुपये के स्टैम्प पर लिखा जाता है, और वाइफ जो है उसको नॉन कंप्लाई करती है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, और ऐसे मामलों में क्या वाइफ को सबक सिखाया जा सकता है, जिसके लिए गाइडलाइंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इस केस में जब सेटलमेंट हुआ तो वाइफ और हस्बैंड के बीच जो है कुछ शर्तें तय हो गई, जिसे वाइफ ने जो है नॉन कंप्लायंस किया, और इससे जो है हस्बैंड एग्रीड था। और उसका ये भी कहना है कि इसका कॉन्सिक्वेंटल डॉक्यूमेंट जो है वो है एफिडेविट ऑफ अंडरटेकिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है 3/9/2022 का। ये फाइल्ड हुआ बिफोर द फैमिली कोर्ट, साकेत कोर्ट, न्यू दिल्ली, इन हिंदू मैरिज एप्लीकेशन नंबर 669/2022। तो ये इस केस के एक बेसिक फैक्ट हमें दिखाई देते हैं कि पहली बात सेटलमेंट डीड है, और दूसरी बात कॉन्सिक्वेंटल एफिडेविट है अंडरटेकिंग का। एक बात ध्यान रखिए कि अगर कोई झूठा एफिडेविट या अंडरटेकिंग जो है फाइल कर रही है वाइफ या हस्बैंड, दोनों के लिए बात है, तो उस सिनेरियो में जो एग्रीड पार्टी है उसका एक राइट है टू मूव एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि आपने झूठा एफिडेविट देकर कोर्ट की जो डिसेंसी है, जो कोर्ट का विश्वास है, जो कोर्ट का ट्रस्ट है, उसको तार तार किया है, और आपने इस तरह से प्रोसीडिंग को कंडक्ट किया है कि नो वन विल हैव अ रिस्पेक्ट टू द कोर्ट प्रोसीडिंग। ये आपका अटैम्प्ट जो है वो डेलिब्रेट है, और अटैम्प्ट जो है वो स्कैंडलस है। और ये बात कानून में स्पष्ट भी है कि अगर आप फॉल्स अंडरटेकिंग दे रहे हैं किसी मामले में और कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं, इन दैट सिनेरियो इट इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न एंड सीरियस प्रोसीडिंग कैन बी टेकन अगेंस्ट यू, जो कि इस मामले में जो है हुआ। साथियों इस मामले के फैक्ट्स क्या थे कि जो मैरिज है वो सोलेमनाइज्ड हुई बिटवीन द पार्टीज ऑन 25/7/2015। ये डेट आप नोट कर लीजिए। ड्यू टू टेम्परामेंटल डिफरेंसेस, जिसको बोलते हैं डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलेंगे हम टेम्परामेंटल डिफरेंसेस, इसको नोट डाउन करो, क्योंकि ये चीज़ें आप लिखते नहीं हो, पिटिशन में लिखा करो। ये पार्टीज जो हैं हो गई अलग अलग 6/4/17 को। ये दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ मैरिज और डेट ऑफ सेपरेशन। ये अक्सर आप लिखते नहीं हो, आप लिखते हो कि वर्ष 17 से अलग हैं, 18 से अलग है, 19 से अलग है। कोर्ट कोई गणना करने नहीं बैठा है, आप खुद बताओगे कोर्ट को। इसको बोलते हैं सेल्फ असेस्ड डिक्लेरेशन, कि हमें जो फैक्ट बताने हैं उन फैक्ट पर कोर्ट को कोई माइंड अप्लाई नहीं कर रहा है। हम अपने फैक्ट्स को चेकआउट करते हुए इन द स्पेसिफिक मैनर कोर्ट को कन्वे कर रहे हैं कि दिस फैक्ट आर एग्जिस्टिंग, और कोर्ट को उन फैक्ट्स पर हमारे द्वारा दी गई एविडेंस पर रिलाई करना होगा, और कोई भी उस पर वेरिफिकेशन या कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स जो है हैंड नहीं करनी होगी। तो कुल मिला के जब इतना बड़ा मौका सरकार ने हमको दिया है तो फिर घबराना क्या है। आप अपने फैक्ट्स को बताने में परहेज क्यों करते हो, बताया करो अपने फैक्ट्स को। उसके बाद क्या हुआ कि डिफरेंसेस पैदा हुए, पर वो डिफरेंसेस थे सिर्फ टेम्परामेंटल, बट इन रियल क्या बना दिया गया उसको कि पति जो है क्रूरता करने वाला है, मारपीट करने वाला है, हैरेस करने वाला है। तो यहाँ पर लीगल प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट हुई, हस्बैंड ने करी वाइफ के खिलाफ और वाइफ ने करी अगेंस्ट द हस्बैंड। तो ये कॉमन ट्रेंड जो है देखने को मिलता है। तो ये लड़ाई चलती रही, और करीबन ऐसा करते करते 20 मुकदमे जो है पार्टीज के बीच में जो है वो पेंडिंग हो गए। इन दिस सर्कमस्टेंसेस जब विवाद और बढ़ गए, उनको लगा भाई अब मामला निपटेगा नहीं, बेटर है कि वी शुड म्यूचुअली एग्रीड दैट इट शुड बी सेटल्ड, और हमारे बीच कोई संभावना नहीं है रिकॉन्सिलेशन की, और इंटरवेंशन भी जो है ज़रूरी है बड़े लोगों का, ताकि समझा कर इसको सेटल कैसे करना है वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर पार्टीज ने चूज़ किया टू रेफर द मैटर टू मीडिएशन। द पार्टी अंडर द कंसेंट काउंसिलर
पार्टीज अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंसर्ट काउंसिलर अराइव एट अ एमिकेबल सेटलमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो। और जो भी इनके बीच डिस्प्यूट थे, डिफरेंसेस थे, उसको रिजॉल्व कर लिया, और जो 20 लीगल प्रोसीडिंग्स थी उनके बीच में उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, इसका भी जो है इन्होंने वे आउट निकाला। यहाँ पर जो कंसर्न पार्टीज थी उनके पास फुल एक्सेस था लीगल एडवाइस का फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव काउंसिल्स। दे ड्रू अप सेटलमेंट एग्रीमेंट उनकी हेल्प से, जिसमें 56 क्लॉजेस थे, जिसमें इन्यूमरेट किया गया अ कंप्रेहेंसिव स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर ब्रिंगिंग एन एमिकेबल रिजोल्यूशन टू द डिस्प्यूट एंड डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टीज। ये सबसे बड़ी चीज़ है जिसको हम यूजुअली अवॉइड करते हैं। सेटलमेंट एग्रीमेंट में क्लॉजेस लिखाओ कि एग्रीमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे होगा, एमिकेबली सेटल कैसे होगा, और अंतोगत्वा इसका फाइनल रिजल्ट या आउटकम क्या होगा। यहाँ पर आप लोग करते हो सरफा, बचा लेते हो पैसे, बट अल्टीमेटली नुकसान तो खाना पड़ता है आपको। यहाँ पर इस लड़के ने पैसे नहीं बचाए, इसने एक एफिशिएंट वर्किंग किया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि वाइफ जब हॉस्टाइल हुई, उसने गलत काम किया तो उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ा। साथियों, इस कॉन्सिक्वेंस में पार्टी जो है तैयार हो गई टू एग्जीक्यूट द सेटलमेंट डीड, और फाइनली इन्होंने फाइल किया म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन। अब म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन फाइल होती है 13B में, तो जो नए लड़के हैं इस फील्ड में वो समझ लें कि म्यूचुअल डिवोर्स 13B में फाइल होता है, जिसमें कोई भी आरोप प्रत्यारोप पक्षकारों पर नहीं होते हैं। सिंपल ही होता है कि वी आर रेडी एंड विलिंग टू सेटल आवर डिस्प्यूट, इससे हम खत्म करते हैं। सेटलमेंट एग्रीमेंट जब हुआ उसके बाद पिटीशन जो है दाखिल हुई, तो फर्स्ट मोशन पिटीशन जो है वो ड्यूली एग्जीक्यूट हुई, और उसके बाद एक एफिडेविट फाइल हुआ ऑफ द अंडरटेकिंग इन टर्म ऑफ जजमेंट, जो कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का है, रजत बनाम रूपाली गुप्ता, उसकी लाइट में जो है फाइल किया गया, जिसमें इंकॉर्पोरेट की गई उन समझ शर्तों को जिसके आधार पर अगर कोई बेईमानी होती है तो प्रोसीडिंग आधार भी बन सकता था। पार्टीज जो है अपीयर हो गई 14/9/2022 का बिफोर द कंसर्न फैमिली कोर्ट। दे अंडरटुक इन द जॉइंट सेटलमेंट फाइल्ड बिफोर द कोर्ट दैट दे विल बी अबाइड, मतलब उससे बाध्य होंगे, वर्ड क्या है, अबाइड, बाध्य होंगे, विद द टर्म्स एंड कंडीशन इनकॉर्पोरेटेड इन द सेटलमेंट एग्रीमेंट। क्लियर हुआ? ये लिखवाया करो, ये आप नहीं लिखवाते हो, लिखवाओ मेरे भाई, नहीं लिखवाओगे दुख पा जाओगे, लिखवाओ। छोटे मोटे एग्रीमेंट करोगे, जल्दबाजी में एग्रीमेंट करोगे, दुख पाना पड़ेगा आपको। वकील का जो है कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आप समझदार हो, वकील आपका समझदार है, सारे पॉइंट्स आप कवर अप कर रहे हो इन द लाइट ऑफ जजमेंट, तो उसका डेफिनेट फायदा जो है आपको मिलेगा। द फैमिली गेट आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द पार्टीज and pursuing a report and satisfying itself with respect to lawfulness of settlement arrived between the parties passed the order dated 14/9/2022 allowing the first motion petition and bound the parties to be abide by the joint statement made before the court। समझ रहे बात को आप? ये ऑर्डर कराना जो है ज़रूरी होता है कोर्ट से, इसके लिए अलग से आप सेक्शन 151 CPC का अर्जी जो है फाइल करा करो। साथियों, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एग्रीड जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी जिस पर दोनों बाध्य थे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट सिक्वेंटल क्या थे। द पार्टीज हैड एग्रीड दैट आफ्टर द फर्स्ट मोशन इज ग्रांटेड द पिटिशनर हियरइन विल एग्जीक्यूट अ गिफ्ट डीड रिगार्डिंग द फ्लैट नंबर सो एंड सो इन फेवर ऑफ रिस्पोंडेंट। ये काम इसलिए कर रहे थे कि हस्बैंड जो है वाइफ को गिफ्ट कर सकता है जब तक ये मैरिज जो है सबसिस्ट कर रही है। देखो, टैक्स भी सेव तो करना ही पड़ता ना, तो ये टैक्स प्लानिंग था बेसिकली, कि टैक्स का टैक्स बच गया और गिफ्ट की गिफ्ट हो गई, और जो सेटलमेंट का एक बेसिक एग्जीक्यूटिव पार्ट था वो हमने इजीली जो है इसको वर्कआउट कर लिया। तो ये तय हुआ कि एक गिफ्ट डीड जो है एग्जीक्यूट करेगा हस्बैंड वाइफ के फेवर में, और वो प्लॉट नंबर क्या होगा, उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, उसको भी जो है लिख दिया गया। इट वॉज एग्रीड दैट कि जो रेस्पोंडेंट है वो पिटिशनर को एक चेक जो है करीबन 9 लाख रुपये 91,408 रुपये का हैंड ओवर करेगी टूवर्ड्स द क्लोजर ऑफ लोन अकाउंट मेंटेन विद HSBC बैंक एंड प्रोकर द ओरिजिनल टाइटल डीड ऑफ द सब्जेक्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम द सेट बैंक। और जो ये लोन प्रॉपर्टी पे है उसे क्लियर करना होगा और इसके टाइटल डॉक्यूमेंट लेकर उस पर फर्दर जो है वर्कआउट करना पड़ेगा। इट इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड दैट रेस्पोंडेंट ड्यूली हैंडेड ओवर द सेट चेक एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ फर्स्ट मोशन एंड पिटिशनर ड्यूली डिपोजिटेड चेक विद द HSBC बैंक एंड ऑब्टेन द क्लोजर document of the home loan account from the concerned bank. The scanned copies of title document were furnished to the respondent in compliance with settlement agreement to enable her to draw the gift deed in compliance of clause number 8 of settlement agreement। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट रखो, क्योंकि जो फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कैसे होगा और किस तरह से लोन को सेट ऑफ किया जाएगा, किस तरह से प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स को वापस लिया जाएगा और किस तरह से उसकी कॉपीज़ दी जाएंगी ताकि वो गिफ्ट डीड को जो है ड्रॉ कर सके, और गिफ्ट डीड को रेट कैसे किया जाएगा, उसके बाद कहाँ से एग्जीक्यूट होगी, कैसे होगी, उसका टाइम ऑफ मोशन क्या होगा, हर चीज़ को जो है लिख दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि समझने की बात है। द ड्राफ्ट ऑफ गिफ्ट डीड वर एक्सचेंज्ड बिटवीन द पार्टी, ये भी जो है एक्सचेंज हो गया, और जो कंसेंट ड्राफ्ट से
उसको ईमेल भी कर दिया गया, जिस पर पार्टीज जो है एग्री हो गई और फाइनली फेट जो है कंफर्म भी हुआ तो रेस्पोंडेंट काउंसिल इन हर ईमेल, जिसका डेट था 3/11/2022। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत ज़रूरी थे कि इस पर हम राजी हैं और म्यूचुअली वी आर साइनिंग दिस पिटिशन विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी कॉशन। साथियों, उसके बाद जो है इनके बीच जो है डिस्प्यूट अराइज हुआ। डिस्प्यूट था बहुत छोटी बात के ऊपर कि जो वो कंसर्न सोसाइटी है जहाँ पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वाइफ का कहना यह था कि विदाउट रिसिप्ट ऑफ द कंसर्न डॉक्यूमेंट मीन्स द एंसेलरी डॉक्यूमेंट, मैं इस गिफ्ट डीड का एक्सेप्टेंस कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी। मैनेजिंग कमेटी ने हाउएवर शो करा अनविलिंगनेस टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट टू द कंसर्न पार्टी अनलेस सोसाइटी की मेंटेनेंस जो है फर्स्ट क्लियर ना हो जाए। तो जो कंसर्न रेस्पोंडेंट थी एज पर क्लॉज नंबर 20 एंड 21 ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट हैज़ अंडरटेकन टू पे द आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस चार्जेस, जो कि थे करीबन 13,48,758 रुपये। और रेस्पोंडेंट ने फर्दर एक मेल भी किया और एक क्लेरिफाई किया कि अगर फ्यूचर में कोई मेंटेनेंस चार्जेस अक्रू हुए तो इस सिनेरियो में उन्हें जो है बॉन्ड करना पड़ेगा बाय द पिटिशनर और उस सोसाइटी को जो है पे करना पड़ेगा। ये समझ जिम्मेदारी जो है कंसर्न पिटिशनर की होगी, बट ये जिम्मेदारी कब तक अक्रू होंगी? फ्रॉम 1/9/2022 टिल द फाइनल एग्जीक्यूशन ऑफ द गिफ्ट डीड। ये है कंटीजेंसी ड्राफ्टिंग, ये करा करो, कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग्स कराया करो, नहीं कराते हो नुकसान बाद में खाना पड़ता है। फिर वो कहता है साहब हमने तो ऐसा कहीं नहीं था, ये ऐसा तय नहीं हुआ था, तो इट इज़ गोइंग टू बी कॉज अ कन्फ्लिक्ट। सब कुछ क्लियर करते हुए चल रहे थे। द पिटिशन इनिशियली अपोज द सेट डिमांड ऑफ रेस्पोंडेंट, बट उसने ईमेल 5/11/22 के जरिए ये स्वीकृत किया, कंसीड किया कि मैं ये मेंटेनेंस चार्ज जो है बियर करूँगा फॉर द पीरियड बियॉन्ड 1/9/2022 और रिक्वेस्ट किया रेस्पोंडेंट को टू रिमिट द एग्रीड अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, जो कि था 13,48,000 रुपये समथिंग टू सोसाइटी। और फर्दर जो है अंडरटुक टू रिमिट द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस विच वॉज ड्यू एंड पेएबल एज ऑन 5/11/2022 डायरेक्टली टू सोसाइटी। इन दिस ईमेल इट इज स्टेटेड दैट द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ड्यू एंड पेएबल टू सोसाइटी इज 14,61,908 रुपीज़। क्लियर हो गया आपको? ये मोटी मोटी बात है। पर रेस्पोंडेंट ने जो मेल किया उसने कहा कि मैं आपका प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट करती हूँ। उसने इंसिस्ट किया कि पिटिशनर शुड पे द एंटायर अमाउंट टू सोसाइटी टू ऑब्टेन द डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड बाय द रेस्पोंडेंट एंड दैट शी विल रिम्बर्स द एग्रीड अमाउंट। इट मीन्स ₹13,48,758 एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ गिफ्ट डीड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाइफ कमिटमेंट भी कर रही है, कमिटमेंट होस्टाइल भी हो रही है और वो क्लेवर प्ले कर रही है कि पहले आप पे कर दो, मैं चुका दूंगी, विश्वास रखो। आते जब पार्टीज के बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाया तो रेस्पोंडेंट ने एक मेल किया। अब ये बात समझना, यह खेल चल रहा है ईमेल का। ये क्यों? ये लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं, ईमेल क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि ईमेल के रिकॉर्ड को आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। ईमेल एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिसके कोर्ट में पेश करने पर कोर्ट्स पर रिलाई करता है और एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशंस में आपको काफ़ी हेल्प रहती है। तो ईमेल के जरिए भी कॉरेस्पॉन्डेंस करने की हैबिट डाली है। बदलना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, बदलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। क्लियर है बात ये? और बदलाव जरूरी इसलिए भी कि आपको अपने राइट्स हैं, अगर आप सिक्योर नहीं कर पाओगे तो कोई भी आपकी हेल्प जो है वो नहीं कर पाएगा। तो कुछ मिला के ईमेल करके जो बेसिक शर्तें थी उसमें कुछ चीज़ों को चेंज करने की जो है कोशिश करी रेस्पोंडेंट ने। इट इज़ एग्रीड बिटवीन पार्टीज अंडर क्लॉज नंबर 27 ऑफ द सेटलमेंट एग्रीमेंट दैट ऑल द लीगल प्रोसीडिंग फाइल्ड बाय द पार्टीज अगेंस्ट ईच अदर would have to be withdrawn within 10 days from finalization of the gift deed। और क्लॉज नंबर 27 क्या रीड करता है उसको कोर्ट ने यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दिया। इन टर्म ऑफ दिस क्लॉज, कंसिडरिंग द ड्राफ्ट ऑफ गिफ्ट डीड हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, द पार्टी ऑट टू हैव विड्रॉन ऑल द प्रोसीडिंग फाइल्ड अगेंस्ट ईच अदर ऑन और बिफोर 13/11/2022। और पार्टीज ने जो है ये भी एग्री करा कि जो एलिज एफ आई आर उसको भी जो है क्वेश करा लेंगे इन टर्म ऑफ कॉम्प्रोमाइज आफ्टर ग्रांट ऑफ डिवोर्स इन परसुएंस ऑफ सेकंड मोशन। क्लियर है? जो रेस्पोंडेंट ने मेल किया था उसको उसे प्रपोज किया कि नीदर पार्टी विल विड्रॉ एनी केस अगेंस्ट ईच अदर एंड ऑल द केसेस शैल बी विड्रॉन आफ्टर ग्रांट ऑफ डिग्री ऑफ डिवोर्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ गिफ्ट डीड। ये बदल गई, जो इनिशियल कमिटमेंट था उससे बदल गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और कोई भी अगर एग्रीमेंट पार्टीज के बीच में तो बोथ आर बाउंड बाय द सेम, अगर वो कंसेंचुअल है और फ्री विल से। और अगर एग्रीमेंट डिस्प्यूटेड नहीं है और आप शर्तें चेंज कर रहे हो, यू आर गोइंग टू प्ले विद द लॉ। तो जब भी इस तरह के बदलाव करने हो तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको आप चैलेंज करते हैं कोर्ट में जाके, नल एंड वॉइड की प्रार्थना करते हुए जो उसका एग्जीक्यूटिबिलिटी है उस पर स्टे करने की प्रार्थना करें, तब जाके वो रेमेडी प्रॉपर है। अपने हिसाब से चलोगे तो मरोगे। सबको लगता है कि हम खेल कर सकते हैं बाहर बैठ के, ऐसा नहीं होता है। कानूनी खेल है, कानूनी दावपेच है, तो कानून से खेलने पड़ेंगे, अदरवाइज मारे जाओगे। The petitioner did not respond to the said demand of modification of clause number 27 of settlement agreement made by the respondent। ये इस भाई ने सही काम करा, और हमारे से कोई भाई होता तो फटाफट वो रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करता। इसने कुछ नहीं करा। इसने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, रेस्पोंडेंट ने जो है इस डिमांड ऑफ मॉडिफिकेशन का जो है कोई रिप्लाई नहीं करा। सबसे अच्छा काम करा।
अगर हम में से कोई बंदा होता तो रिप्लाई जरूर करता। इसने कहा भाई शांति रखो, और एक बात ध्यान रख लो, कीपिंग साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एडमिशन, अगर कंडीशंस इलीगल है तो, या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, या अनवारंटेड है, या पार्टीज एक्स पार्टी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करने की कोशिश कर रही है। क्लियर है? पिटिशनर जो है उसने अपने कंटेम्प्ट पिटिशन में स्टेट किया कि ही इज विलिंग टू विड्रॉ ऑल द केसेस इंस्टीट्यूटेड बाय हिम और his family member simultaneously with respondents withdrawal of cases filed by her. It's a matter of record on the issue of finalization of draft of the gift deed which includes the payment of maintenance charge to the society. और 29 emails जो है issued हुए by the petitioner and 23 email जो है issued हुए by the respondent. और ये कब कब issue हुए उसका एक इंडेक्स चार्ट बना के दिया करो कोर्ट को, और इंडेक्स चार्ट को पिटिशन का भाग बनाया करो। इससे समझने में जो है काफ़ी ईजी रहता है फैक्ट्स को, अदरवाइज कोर्ट जो है बात समझ ही नहीं पाएगी आपकी। हाउएवर देयर वाज अ कंप्लीट डेडलॉक बिटवीन द पार्टीज। डेडलॉक क्यों आया? क्योंकि रेस्पोंडेंट अनविलिंग थी टू प्रोसीड विद द फाइनल एग्जीक्यूशन एंड रेस्पोंडेंट एज वेल was unwilling to pay the entire maintenance amount। और जो पिटिशनर था वो अनविलिंग था टू पे द एंटायर मेंटेनेंस अमाउंट, क्योंकि जो कंसर्न पिटिशनर है वो ये स्पेसिफिक कर चुका था कि जो रेस्पोंडेंट है उसने अंडरटेक किया था कि मैं ये अमाउंट पे कर दूंगी। तो ये अमाउंट क्यों वो पे करे? वो खुद एडमिशन लेके आ रहे कि ये अमाउंट पहले आप पे कर दो फिर मैं पे कर दूंगी, मैं क्यों पे करूँ? और ऐसी गलतियाँ मत करा करो। अगर ऐसा अमाउंट आप लोगे तो अननेसेसरी खातों में एंट्री आएंगी और अनवारंटली जो है एक कैपिटल रिसिप्ट जो है वो जनरेट करने का प्रयास करेगी भाई, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट तो आपकी है नहीं, फिर उसकी अकाउंटिंग करते रहो फालतू के माथा बच्चियाँ। इससे अच्छा कि जिसको मिलने हैं वो खुद ही अकाउंटिंग करे। तो ऐसी गलतियाँ मत करा करो। जिसका सीधा अमाउंट है सीधा उसको पे कर दो। इन द अफोरसेड सर्कमस्टेंसेज द पिटिशनर फाइल्ड द प्रेजेंट कंटेम्प्ट पिटिशन ऑन 30/11/2022। उसने कंडक्ट को जो है इंडिकेट किया कि ये जो रेस्पोंडेंट है ये ना तो पेमेंट कर रही है और ना ही शर्तों का पालना कर रही है और ना ही जो है केस को विड्रॉ कर रही है। तो कुल मिला के सेटलमेंट डीड और जो एफिडेविट दिया है कोर्ट में इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, ये इसको डेलिबरेटली वायलेट कर रही है। उसने ये भी स्पेसिफिक किया कि ये जो बेईमानी है वो वाइफ के पार्ट में, मेरे पार्ट में नहीं है। जो एडवोकेट अपीयर हुए उन्होंने रिलाइट करा ऑन ईमेल एक्सचेंज विद द सोसाइटी ऑन 15/10/2022, 2/11/2022 एंड 4/11/2022 to contend that society was unwilling to share any information or document until maintenance dues are cleared। तो उनका कहना है कि इन व्यू ऑफ ईमेल जो डेटेड है 5/11/2022, पिटिशनर शोन इज बोनाफाइड respondent clearly avoiding the settlement agreement। During the course of oral argument before this court on each date of hearing, the petitioner reiterated that he is willing to deposit the amount of so and so with this court to show his bona fide and to secure the interest of respondent। उसने ये भी स्टेट किया कि is willing to pay and bear the differential amount also। उसने ये भी स्टेट किया कि रेस्पोंडेंट मस्ट पे द एग्रीड अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस डायरेक्ट टू सोसाइटी एज एग्रीड अंडर द क्लॉज नंबर 20 एंड 21 ऑफ द सेटलमेंट एग्रीमेंट। पर वाइफ बेईमानी कर रही है। उसे ये भी स्टेट किया कि पिटिशनर रिमेन्स रेडी एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट द गिफ्ट डीड एंड टू बी अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग होती है, कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग का पार्ट है, इसको समझ के जो है लिखा करो। ऑन फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इन द पिटिशन, सिंस द इश्यूज रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ड्यू ऑफ सोसाइटी, द पार्टीज वर रेफर्ड टू मीडिएशन विद द एक्सपेक्टेशन दैट पार्टीज वुड एब्सॉल्व द इश्यूज। और मीडिएशन रिपोर्ट में ये स्पेसिफिक भी हुआ कि ये जो मीडिएशन है वो फेलियर है। और इनिशियल जो रिपोर्ट थी वो थी 10 फरवरी 2023 की। साथ ही सबसे मजे की बात यह थी कि जो इस केस में खिलवाड़ करा वाइफ ने वो ये था कि जो रेस्पोंडेंट है उसने वापस से जो है स्टेप लेना शुरू कर दिए टू परस्यू विद द लीगल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 24 ऑफ द HMA बिफोर द कंसर्न फैमिली कोर्ट। और उसने इस केस में जो है अर्ज भी किए और ये सारे केसेस पेंडिंग थे इन द कोर्ट एट बॉम्बे। और ये सारे फैक्ट्स जो है रिप्लेस किए गए बिफोर द कंसर्न कोर्ट मीन्स द दिल्ली हाई कोर्ट बाय द पिटिशनर। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेस्पोंडेंट थी इस केस में वो लगातार केसेस को परस्यू कर रही थी। तो इस बारे में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी जो है रिकॉर्ड पर रखी गई और ये भी कहा गया कि इसका जो कंडक्ट है वो है इन वायलेशन ऑफ क्लॉज नंबर 27 ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट एंड एफिडेविट ऑफ अंडरटेकिंग गिवन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। जो रेस्पोंडेंट था उसने कहा कि जो हम लोग कर रहे हैं वो एक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड है और कंसर्न रेस्पोंडेंट चाहे तो वो रिथिंक कर सकती है और उसको ये अधिकार है टू डिसाइड कि सेटलमेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। उनका ये भी कंटेंशन था कि ये जो अपनी कंसेंट उसने दी है डिवोर्स के लिए उसको विदहोल्ड भी कर सकती है, विड्रॉ भी कर सकती है, उसका ये अधिकार है और ये अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। जिस कारण जो आर्गूमेंट है कंसेंट पिटिशनर के रिगार्डिंग सेटलमेंट एग्रीमेंट ये टोटली बेसलेस है, इनरिलेवेंट है। उसका ये भी कहना है कि शी इज़ इंटाइटल्ड टू परस्यू और नॉट टू परस्यू द सेटलमेंट एग्रीमेंट, क्योंकि जो शर्तें थी उसकी पालना करनी थी पहले पिटिशनर को। जब पिटिशनर ने गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट नहीं करी है तो वो शर्तों की पालना कैसे करेगी। तो कंसर्न रेस्पोंडेंट के फादर जो है उनको एक गंभीर बीमारी है और जिस कारण वो जो कंप्लाई भी नहीं हुआ उसमें एक कारण ये भी था जिसको उसने कहा है एडिशनल क्लॉज। और रेस्पोंडेंट जो है इससे स्ट्रगल कर रही है फंड्स के लिए, फाइनेंस के लिए। कुल मिला के उसने इस एग्रीमेंट से पीछे हटने जो है उचित समझा। और लास्टली जो है उसने आर्ग्यू करा कि पिटिशनर हैज़ नॉट बीन प्लेस्ड any disadvantage position caused to him in
नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट। ये कुछ आर्गूमेंट उन्होंने रखे थे। साथ ही फिर कोर्ट ने इस केस को एनालिसिस किया। जो रेस्पोंडेंट है उसने अपना रिप्लाई पेश किया, उसमें उसने ये स्टेट किया था कि शी हैज़ रिकॉन्सिडर्ड द डिसीजन एंड हैड डिसाइडेड टू अवॉइड द सेटलमेंट एग्रीमेंट एंड देयरफॉर देयर इज़ नो डाउट। इसका कोई डाउट यहाँ पर है ही नहीं कि जो उसने एफिडेविट दिया, जो उसने अंडरटेकिंग करी, जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया, उससे वो पीछे हट रही है। और ये डॉक्यूमेंट सब फाइल हुए बिफोर द कंसर्न कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड सबमिशन ऑफ द काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट दैट इन टर्म ऑफ जजमेंट, जो कि पास हुआ अरजत गुप्ता वाले केस में। जो रिस्पोंडेंट जो है उसके पास अनफेथर्ड राइट टू विदहोल्ड कंसेंट विद रिगार्ड टू सेकंड सबमिशन ऑफ द काउंसिल की, उसके पास एक राइट है टू विदहोल्ड द कंसेंट इन द जजमेंट ऑफ रजत गुप्ता। ये कंसेप्ट ही गलत है, इसका कोई बेसिस ही नहीं है। While it is correct that the court cannot compel the respondent to file the second motion petition to obtain the divorce by mutual consent, पर ये बात भी सही कि जब टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी गई है सेटलमेंट एग्रीमेंट में, जिसमें क्लॉज नंबर 20, 21, 27 जो है इंडिकेटिव है और उसके कॉन्सिक्वेंटल एफिडेविट्स भी कोर्ट में, तो ये बाइंड करता है पार्टी को टू कंप्लाई विद द सेम। उससे वो भाग नहीं सकती। अगर वो भागती है तो इट विल अमाउंट टू वायलेशंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस। और ये दिखता है कि शी इज़ नॉट विलिंग टू कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशन एंड द एफिडेविट गिवन बिफोर द कोर्ट। और जो एक महत्वपूर्ण आर्गूमेंट था कि जो ये सेटलमेंट डीड है, जिसके तहत गिफ्ट डीड जो है करनी थी एग्जीक्यूटिव पिटीशन को, जो उसने नहीं करी, जिस कारण हमने जो है इसको कंप्लाई विद नहीं करा। कोर्ट ने यहाँ पर जो ईमेल के एक्सचेंजेस से उनको देखा और कोर्ट ने पाया कि कंटेंशन में टोटली बेसलेस है। जब पिटिशनर खुद कह रहा है कि मैं रेडी हूँ, जो अमाउंट तय हुआ है अमाउंट पे कर दे, मैं जो है रेडी हूँ, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है। तो कुल मिला के कोर्ट ने कहा कि ये लेडी जो है वो बोनाफाइड नहीं है, ये लेडी जो है गड़बड़ कर रही है इस केस के अंदर। और रेस्पोंडेंट ने अपने एक ईमेल के जरिए, जो कि था 3/11/2022 का, ये एग्री किया था टू द फाइनल वर्जन ऑफ गिफ्ट डीड एनेक्स विद द ईमेल डेटेड 7/10/2022 सर्कुलेटेड बाय द रेस्पोंडेंट। और रेस्पोंडेंट हरसेल्फ इन द ईमेल डेटेड 17/11/2022 हैज़ नॉट एलिज दैट the time was of essence and due to non-execution of gift deed on 4/10/2022 settlement agreement has been breached and can be set at naught. Thus the contention of respondent that petitioner has acted deliberately is afterthought. और इसके अलावा रेस्पोंडेंट ने जो एक ईमेल किया था कि वो एग्री है रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ गिफ्ट डीड, और टाइम जो है कोई एसेस नहीं था यहाँ पर, ना ही सब कंटेंशन जो है रिकॉर्ड पर रखा गया है। तो ब्रिच ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट इस काउंट पे जो है कोर्ट ने नहीं माना। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग पिटिशन ने एक्सप्रेस भी किया कि वो रेडी है, विलिंग है टू एग्जीक्यूट द गिफ्ट डीड, और उसने डिफरेंशियल अमाउंट पे करने की बात भी करी। पर यहाँ पर एक गलती हो गई रेस्पोंडेंट के एडवोकेट से। उन्होंने कहा कि भले ये कर रहा है एग्जीक्यूट, पर हमको अब एग्जीक्यूशन को इंटरेस्ट नहीं है। नाउ रेस्पोंडेंट इज टोटली अनविलिंग टू प्रोसीड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट। यहाँ हो गई दिक्कत। जब कोर्ट ने कहा वो रेडी है, तो मैं प्रॉब्लम क्या आ रही है। इन द ओपिनियन of this court, the admission made by respondent in her pleading and her written submission that she has decided to back from settlement agreement since she is struggling for funds and finance। साथियों यहाँ पर फिर कोर्ट ने जो है क्या लिखा, इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, अगर ऐसा कंडक्ट है रेस्पोंडेंट का कि वो अपने प्रॉमिस से जो है हट रही है और अपनी प्लीडिंग में और रिटन सबमिशन में अनड्यू एक्सेप्शन दे रही है, इट मीन्स शी इज़ नॉट विलिंग टू फुलफिल द सेटलमेंट एग्रीमेंट। ये कोर्ट ने जो है स्पेसिफिक कर दिया। In the background of these twin facts, it is evident to this court that the respondent does not dispute the marriage has been broken down। ये भी उसने डिस्प्यूट नहीं करा है। उसने सेटलमेंट एग्रीमेंट करा, ये भी डिस्प्यूटेड नहीं है। एफिडेविट अंडरटेकिंग दिया, ये भी डिस्प्यूट नहीं है। जॉइंट अंडरटेकिंग्स दी है कोर्ट में, ये भी डिस्प्यूट नहीं है। और किस तरह से ये रिजोल्यूशन होगा, इसको करने का एक रास्ता बताया, ये भी डिस्प्यूटेड नहीं है। पर जो रेस्पोंडेंट कंडक्ट है, इट अमाउंट टू अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस, ये बोनाफाइड ही नहीं है। एंड शी इज़ नॉट विलिंग टू फॉलो द सेटलमेंट एग्रीमेंट एज वेल। तो साथियों, इस कॉन्टेक्स्ट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी दिल्ली हाई कोर्ट के एक कोऑर्डिनेट बेंच के फैसले को जो है रिलाई किया, जिसको बाद में जो है अप्रूव किया था इन जजमेंट ऑफ अरजत गुप्ता केस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इट इज़ क्लियर दैट हर डिसीजन टू विदहोल्ड कंसेंट फॉर मूविंग द सेकंड मोशन डज नॉट स्टेम आउट ऑफ एनी न्यू डेवलपमेंट or mitigating circumstances which would justify the same, but only on account of her having a change of mind on the aforesaid two aspect. It is not that the respondent had decided to continue with the marriage with the petitioner. She has not expressed any desire to resume marital life with the petitioner. तो इस सिनेरियो में कोर्ट ने कहा कि ये कंडक्ट जो है वो विलफुल है। कुल मिला के एक सार निकाल सकते हैं हम यहाँ तक कि डिवोर्स देना है या नहीं देना, ये पार्टीज़ का राइट है। पर जब वो बेनिफिट्स ले चुकी हैं, सारी चीज़ें जब वो अक्रू कर चुकी हैं, बाद में जो है धोखेबाजी कर रही है, तो अल्टीमेटली शी हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंस फॉर द सेम। कुल मिला के कोर्ट ने कहा कि जो पार्टीज़ हैं इन सेटलमेंट एग्रीमेंट और जो एफिडेविट दिया है, हैज़ स्पेसिफिकली मेड अ प्रोविजन टू द इफेक्ट दैट इफ ईदर पार्टी कमिट ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, द पार्टी कमिटिंग द ब्रीच वुड बी लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। क्लियर है। और यहाँ पर ब्रिज जो है दिखाई दे रहा है ऑन द पार्ट ऑफ रेस्पोंडेंट, जो कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया।
कोर्ट ने कहा कि जो एक्शन है रेस्पोंडेंट का वो विलफुल है और डेलिबरेट है, और जो क्लॉजेस थे सेटलमेंट एग्रीमेंट के वो नॉलेज में थे, उसके कॉन्सिक्वेंटल एफिडेविट फाइल पे थे, उसके बावजूद भी वो किसी भी रूप में एफिडेविट की पालना करने में इच्छुक ही नहीं थी। तो कुल मिला के जो एफिडेविट था वो मिरर इमेज था उस सेटलमेंट डीड का, और वो उसने विलफुली जो है कोर्ट में दिया विद इंटेंशन टू प्ले फ्रॉड। तो कुल मिला के कोर्ट ने कहा कि इफ़ शी इज़ अलाउड टू बी सक्सीडेड इन हर कॉन्टेंशन इट विल अमाउंट टू मोकरी ऑफ जस्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट ये, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस तय करते हो उसके कॉन्सिक्वेंटल एफिडेविट दे रहे हो उससे आप बाउंड हो। और कई जजमेंट्स को जो है रिलाई किया गया, और अंतोगत्वा इस केस में कोर्ट ने लिखा कि जो कंसर्न रेस्पोंडेंट है ये विलफुल है और जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको फॉलोअप नहीं कर रही है, जिस कारण ये दोषी है। दोष सिद्ध करते हुए कोर्ट ने इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी, दिस कोर्ट फाइंड द रेस्पोंडेंट इज विलफुल वायलेटिंग द सेटलमेंट एग्रीमेंट एंड अंडरटेकिंग गिवन बिफोर द कंसर्न कोर्ट एंड शी इज गिल्टी फॉर सेक्शन 2B ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। द रेस्पोंडेंट हैज नॉट टेंडर्ड एनी अपॉलॉजी in her reply and on the contrary as noted above boldly asserted that she is not bound by settlement agreement and undertaking given to the court। ये कोर्ट मतलब हाई कोर्ट ये पावर रखता है to punish the person for the contempt, however there is no mitigating circumstances। यहाँ पर कोर्ट ने स्पेसिफिक करा कि दिस कोर्ट इज हैविंग द एम्पल पावर टू पनिश द कंटेम्नर, और जो कंडक्ट है इसका विलफुल है और ये डेलिबरेटली जो है एक्ट अपॉन कर रही है। तो कोर्ट ने कहा कि हम इम्पोज करते हैं फाइन 2000 रुपये का रेस्पोंडेंट में, और फर्दर सेंटेंस करते हैं उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। रेस्पोंडेंट जो है 15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास को जो है भुगतेगी। तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम 2000 की पेनल्टी इम्पोज करते तो सफिशिएंट नहीं होता, इसको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि इसका कंडक्ट जो है विलफुल है, इंटेंशनल है, डेलिबरेट है और इसे डिसओबे किया है उन अंडरटेकिंग्स को जो इसने कोर्ट में दी है। और रेस्पोंडेंट जो है वो डेलिबरेट है और उसका इंटेंट जो है वो काफ़ी क्लियर है। और कोर्ट ने एक आखिरी मौका भी दिया रेस्पोंडेंट को, अगर उसको सज़ा से बचना है तो उसको एक काम करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई विद करे और सारे केसेस को जो है विड्रॉ करे। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो सरेंडर होना पड़ेगा और सज़ा जो है भुगतनी पड़ेगी। साथियों इस ऑब्जर्वेशन के साथ कोर्ट ने जो है पिटिशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो कितना बड़ा झटका था उन लोगों के लिए जो बेईमान है। तो कई बार वाइफ सेटलमेंट करवा लेती है, सारे के हिसाब से विड्रॉ कर लेती है, पैसा खा लेती है। तो हमेशा ड्राफ्टिंग करो एक प्रॉपर तरीके से, आप सरफा करोगे नुकसान खा जाओगे। सेटलमेंट एग्रीमेंट को प्रॉपर ड्राफ्ट करो, बनाओ 70-80 पेज का एग्रीमेंट, एक एक बात को लिखो। उसको नहीं करना एग्रीमेंट नहीं करे भाड़ में जाए, पर हमें तो लिख के देना है पूरे एक एक बात को। आप जितना कमज़ोर रहोगे उतना फ़ायदा जो है अगला उठाएंगे आपका। आप सेटलमेंट एग्रीमेंट पर मजबूती से काम करो, आप सारी बातों को लिखो, उसको पिटिशन का पार्ट बनाओ, उसको एफिडेविट का पार्ट बनाओ, कहीं भी आपका जो है नुकसान नहीं होने वाला। अगर ये भागती भी है, हॉस्टाइल भी होती है, देन शी हैज़ टू फेस द डायर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द सेम। तो साथियों इंपॉर्टेंट अधिकार थे जो मैंने आपको बताए, और अगर आप प्लान कर रहे हैं 13B का तो ये वीडियो काफ़ी काम आने वाला है, कंटेंट जो है काफ़ी काम आने वाला है। तो ये रिसेंट जजमेंट और जो बेसिक जजमेंट है रजत बनाम रूपाली गुप्ता का, ये दोनों ही जजमेंट काफ़ी काम के हैं और रिसेंट जजमेंट है आपकी हेल्प करने के लिए। साथियों ऐसे ही अपडेट्स के लिए पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।